साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का इतिहास का अध्याय 32, जिसका शीर्षक है भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की नींव पड़ती है। 1853 के पश्चात भारतीय संचार साधनों में मशीनों का प्रयोग होने लगा। रेल लाइनों के बिछाने तथा इंजन के लिए कोयला निकालने में हजारों श्रमिकों को रोजगार मिला। यह भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रारंभिक काल था। इन परिस्थितियों में रेलवे उद्योग से संबद्ध अन्य उद्योगों का भी विकास हुआ। कोयला उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ तथा उसने हजारों श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इसके पश्चात कपास एवं जूट उद्योग का भी विकास हुआ। इंग्लैंड तथा शेष संसार में औद्योगिकरण के प्रारंभिक चरण में श्रमिकों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, भारतीय श्रमिक वर्ग ने भी भारत में उसी प्रकार के शोषण एवं कठिनाइयों का सामना किया। इन कठिनाइयों में निम्न बातें शामिल थीं, जैसे कम मजदूरी, कार्य के लंबे घंटे, कारखानों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव इत्यादि प्रमुख कठिनाइयाँ थीं। भारत में औपनिवेशिक शासन की उपस्थिति ने भारतीय श्रमिक आंदोलन को एक नई विशेषता प्रदान की। भारतीय श्रमिक वर्ग को दो परस्पर विरोधी तत्वों, पहला उपनिवेशवादी राजनीतिक शासन तथा दूसरा विदेशी एवं भारतीय पूंजीपतियों के शोषण का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के कारण भारतीय श्रमिक आंदोलन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक हिस्सा बन गया। अब हम लोग बात करते हैं श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु प्रारंभिक जो प्रयास किए गए उनके संबंध में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक राष्ट्रवादियों अर्थात विशेषकर उदारवादियों के संबंध में। तो इनके द्वारा भारतीय श्रमिकों की मांगों के प्रति उदासीन थे। दूसरा, ब्रिटिश स्वामित्व वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को ये अलग अलग मानते थे। तीसरी बात, इनका मत था कि श्रमिक विधानों के निर्माण से भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। चौथा, वर्गीय आधार पर आंदोलन में ये विभाजन के पक्षधर नहीं थे। पाँचवां, इसलिए उक्त कारणों से 1881 तथा 1891 के कारखाना अधिनियमों का इन्होंने समर्थन नहीं किया। इस प्रकार श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए किए गए प्रारंभिक प्रयत्न जो थे वो आत्म केंद्रित थे तथा इनकी प्रकृति पृथक, व्यक्तिक, विशिष्ट एवं स्थानीय समस्याओं की थी। 1870 में शशि पदा बनर्जी ने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की तथा भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा, शशि पदा बनर्जी ने 1870 में श्रमिक क्लब की स्थापना की और कौन सा पत्र का प्रारंभ किया, तो भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके बाद 1878 में, कब 1878 में सोराबजी सपूरजी बंगाली, नाम याद रखिएगा, सोराबजी सपूरजी बंगाली ने श्रमिकों को कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे बाद में बम्बई विधानसभा ने या बम्बई विधान परिषद ने पारित कर दिया। 1880 में क्या होता है, तो 1880 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने दीनबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। कौन सा समाचार पत्र, तो दीनबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया तथा बम्बई मिल एवं मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये नाम याद रखिएगा, बम्बई मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा की गई 1880 में। साथ ही इन्होंने दीनबंधु नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। अब बात करते हैं 1899 की। तो इसमें क्या होता है, ग्रेट इंडियन पेंसुलर रेलवे की प्रथम हड़ताल 1899 में आयोजित की गई। इस हड़ताल को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। तिलक ने अपने समाचार पत्रों मराठा एवं केसरी के द्वारा हड़ताल का भरपूर समर्थन किया। इस समय देश के कई प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं यथा बिपिन चंद्र पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भारतीय श्रमिकों की दशा में सुधार करने तथा उनके लिए नियम कानून बनाए जाने की मांग की। अब देखते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो ये श्रमिक आंदोलन होते हैं उनके संबंध में। तो श्रमिकों ने विस्तृत राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाई। अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस एवं अपूर्व कुमार घोष ने अनेक हड़तालों का आयोजन किया। इनकी हड़तालों के क्षेत्र थे सरकारी मुद्रणालय, रेलवे एवं जूट उद्योग। इस समय श्रमिक एवं व्यापार संघों की स्थापना के प्रयत्न भी किए गए, किंतु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। सुब्रमण्यम अय्यर एवं चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में तूतीकोरिन एवं तिरुनेलवेली में हड़तालों का आयोजन किया गया। बाद में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन सबसे बड़ी हड़ताल का आयोजन उस समय किया गया जब बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी कर उन पर
मुकदमा चलाया गया। अब बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके उपरांत जो श्रमिक आंदोलन होते हैं उनके संबंध में। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के दिनों में एवं उसकी समाप्ति के पश्चात दोनों समयावधियों में वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा निर्यात बढ़ा, जिससे उद्योगपतियों ने अभूतपूर्व लाभ कमाया, किंतु श्रमिकों की मजदूरी जो है वो न्यूनतम ही रही। इस बीच भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी का अभ्युदय हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनाधार व्यापक हुआ तथा उन्होंने श्रमिकों एवं किसानों को अपने आंदोलन से संबद्ध करने का प्रयास किया। इस समय श्रमिकों को व्यापार संघों अर्थात ट्रेड यूनियन में संगठित किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं यथा सोवियत संघ की स्थापना, कुमिंटर्स ये संगठन था, तो कुमिंटर्न की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसकी स्थापना आपकी 1919 में होती है कि स्थापना जैसी घटनाओं से भारतीय श्रमिक वर्ग में एक नई चेतना का प्रसार हुआ। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एटक की स्थापना। एटक AITUC तो 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में हम लोग एटक कहते हैं, की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, 31 अक्टूबर 1920 को। उस वर्ष अर्थात 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष तथा दीवान चमन लाल इसके प्रथम महासचिव जनरल सेक्रेटरी चुने गए। तो याद रखिएगा एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे, और इसके दीवान कौन थे या महासचिव कौन थे, तो दीवान चमन लाल जी थे। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। उनके अनुसार साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। प्रख्यात कांग्रेसी एवं स्वराजवादी नेता CR दास ने एटक के तीसरे एवं चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन, जो कि आपका 1922 में होता है, में सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित कर एटक की स्थापना का स्वागत किया गया तथा इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा श्रमिकों एवं किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में भागीदार बनाना चाहिए तथा उसे इनकी अर्थात श्रमिकों एवं किसानों की मांगों का समर्थन करना चाहिए, अर्थात कांग्रेस को इनकी मांगों का समर्थन करना चाहिए। यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो ये दोनों ही वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से पृथक हो जाएंगे। अन्य प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं यथा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रयूज, JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति, BB गिरी एवं सरोजिनी नायडू ने भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक से निकट संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में एटक ब्रिटेन के श्रमिक दल के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। इस पर अहिंसा, प्रन्यासवाद मतलब ट्रस्टीशिप एवं वर्ग सहयोग जैसे गांधीवादी दर्शन के सिद्धांतों का भी गहरा प्रभाव था। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, तो इसका नाम याद रखिएगा, ये इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया था। तो मतलब पूछा जाता है कि किस एसोसिएशन की स्थापना में गांधी जी ने सहयोग किया था जो कि श्रमिक वर्ग से संबंधित था, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1918 में, अर्थात एटक से पहले, क्योंकि एटक की स्थापना आपकी होती है 31 अक्टूबर 1920 को। तो क्रम लगाने के यदि आ जाएगा तो आपका अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन पहले आएगा और एटक बाद में आएगा। तो गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया तथा इसके साथ मिलकर श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% वृद्धि करने के लिए चलाए गए आंदोलन को समर्थन दिया। अंततः यह आंदोलन सफल रहा तथा श्रमिकों की मजदूरी में 27.5% की वृद्धि कर दी गई। आगे देखते हैं ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। तो इस अधिनियम के बारे में बात कर लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किए गए? पहली बात इसमें थी कि व्यापार संघों को वैध संगठनों के रूप में मान्यता दे दी गई। तो याद रखिएगा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के द्वारा व्यापार संघों को वैध संगठनों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरी बात, व्यापार संघों की गतिविधियों के पंजीकरण एवं नियमन संबंधी कानूनों की व्याख्या की गई। तीसरी बात, व्यापार संघों की गतिविधियों को नागरिक एवं आपराधिक गतिविधियों की परिधि से बाहर माना गया, किंतु उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कुछ सीमाएं भी तय कर दी गई। अब बात कर लेते हैं 1920 के पश्चात जो आपके श्रमिक आंदोलन होते हैं। तो इस अवधि के पश्चात साम्यवादी आंदोलन के उत्थान के फलस्वरूप व्यापार संघ आंदोलनों में कुछ क्रांतिकारी और सैनिक भावना आ गई। 1928
में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बम्बई टेक्सटाइल मिल में 6 माह लंबी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस पूरे वर्ष में औद्योगिक जगत में अभूतपूर्व उथल पुथल की स्थिति रही। इस अवधि में विभिन्न साम्यवादी दलों में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी परिलक्षित हुई। इस काल के साम्यवादी नेताओं में S.A. डांगे, नाम सुनते जाइएगा, S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, P.C. जोशी एवं सोहन सिंह जोशी इत्यादि प्रमुख थे। उग्रवादी प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में व्यापार संघ आंदोलनों की बढ़ती क्रियाशीलता के कारण सरकार चिंतित हो गई तथा उसने इन आंदोलनों पर रोक लगाने के लिए वैधानिक कानूनों का सहारा लेने का प्रयास किया। इस संबंध में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम 1929, कौन सा, श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 तथा नागरिक सुरक्षा अध्यादेश 1929, पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस 1929 बनाए। याद रखिएगा, जिस समय ये दोनों अधिनियम पारित हो रहे थे उसी समय अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने संसद के भीतर, जो विधान परिषद था या विधानसभा थी, वहाँ पर बम फेंका था। अब बात कर लेते हैं श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 के द्वारा क्या प्रावधान किए गए उसके संबंध में। तो इसमें कहा गया कि श्रमिक विवादों के समाधान हेतु जांच एवं परामर्श आयोग की स्थापना को इसमें अनिवार्य बना दिया गया। दूसरा, रेलवे, डाक, पानी और विद्युत संभरण जैसी सार्वजनिक सेवाओं में उस समय तक हड़ताल नहीं की जा सकती थी तो जब तक प्रत्येक श्रमिक लिखित रूप से 1 मास की पूर्व सूचना प्रशासन को ना दे दे। तो याद रखिएगा इसको, रेलवे, डाक, पानी और विद्युत संभरण, जैसे कि वर्तमान में भी कई सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर हड़ताल की मनाही होती है, जो आपकी सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े होते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरठ षड्यंत्र केस की। मेरठ षड्यंत्र केस जो है आपका 1929 में होता है। तो मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ ला करके उन पर मुकदमा चलाया गया। इन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे, मतलब ब्रिटिश सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं में जिनको गिरफ्तार करके लाया गया था, इनमें मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, जोंगलेकर, फिलिप स्प्रॉट, ब्रेन सेडली, शौकत उस्मानी तथा अन्य सम्मिलित थे। तो याद रखिए कि इसमें 3 ब्रिटिशर्स जो थे वो इसमें शामिल थे, चूँकि ये जो पूरा मामला था ये साम्यवादियों से संबंधित था। तो इस मुकदमे को पूरे संसार में समर्थन मिला, परंतु इससे श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रमिकों ने सक्रियता से भाग लिया, किंतु 1931 के पश्चात इसमें कुछ कमी आ गई। इसका प्रमुख कारण 1931 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन था। जो आपका एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, उसमें आपका 1931 में क्या होता है, विभाजन हो जाता है। इस वर्ष दक्षिणपंथी मध्यम मार्गियों जिनके नेता NM जोशी, BB गिरी और मृणाल क्रांति बोस थे, ने एटक से अलग होकर भारतीय ट्रेड यूनियन संघ अर्थात इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन नामक एक नया संगठन बना लिया। तो याद रखिएगा, भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, MN जोशी, BB गिरी, मृणाल क्रांति बोस के द्वारा 1931 में की जाती है। अब श्रमिक वामपंथी दल में साम्यवादियों, कांग्रेसी समाजवादियों एवं वामपंथी राष्ट्रवादियों जैसे नेहरू एवं बोस जैसे नेताओं का गठबंधन था। अब बात कर लेते हैं कांग्रेसी सरकारों के समय जो ये आपके श्रमिक आंदोलन होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अर्थात एटक ने कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया। बाद में विभिन्न प्रांतों में गठित कांग्रेसी सरकारों ने व्यापार संघ गतिविधियों को अपना समर्थन दिया। सामान्यतः श्रमिकों की मांगों के प्रति कांग्रेसी सरकारों का रवैया सहानुभूतिपूर्ण था। इस दौरान अनेक श्रमिक समर्थक विधान बनाए गए। चूँकि जो 1937 प्रांतीय चुनाव होते हैं इसमें जो कांग्रेस शासित 8 प्रांत थे, यहाँ पर इनकी सरकार 28 महीने तक ही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ये लोग कर नहीं पाए। आगे बात कर लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय एवं उसके उपरांत जो आपके ये श्रमिक आंदोलन चलते हैं। तो प्रारंभ में श्रमिक संघों एवं नेताओं ने युद्ध का विरोध किया, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध का इन्होंने विरोध किया, किंतु 1941 में रूस के मित्र राष्ट्रों की ओर अर्थात जिधर ब्रिटेन था उधर युद्ध में शामिल हो जाने के उपरांत उनका रुख परिवर्तित हो गया तथा साम्यवादियों ने इसे लोगों का युद्ध, पीपुल्स वार कहकर इसका समर्थन प्रारंभ कर दिया। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन से भी स्वयं को पृथक कर लिया तथा शांतिपूर्ण औद्योगिक नीति की वकालत प्रारंभ कर दी। 1947 की अवधि में
श्रमिकों ने युद्धोपरांत हुए राष्ट्रीय विप्लवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1945 में बम्बई एवं कलकत्ता के बंदरगाह मजदूरों ने इंडोनेशिया भेजे जाने वाली रसद को जहाज़ों पर लादने से इनकार कर दिया। 1946 में शाही नौसेना में विद्रोह होने पर मजदूरों ने इसके समर्थन में हड़तालें की। उपनिवेशी शासन के अंतिम वर्ष भी मजदूरों ने पोस्ट अर्थात डाक, रेलवे एवं अन्य प्रतिष्ठानों में आयोजित हड़तालों में भागीदारी निभाई। इस स्वतंत्रता के पश्चात बात करें तो राजनीतिक विचारधारा के आधार पर श्रमिक आंदोलनों का जो है वो ध्रुवीकरण हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद जब देश आज़ाद होता है तो ये जो श्रमिक आंदोलन थे उनकी विचारधारा किससे मैच करती, उसके आधार पर उसका पोलराइजेशन होता है। तो यह इस चैप्टर में बस इतनी बातें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।